प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों को समझने के लिए एक परिपाटी का यूज करते हैं जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया से तैयार करो बेटा। सही है, कम से कम साहस तो है ना कि हाँ चलो भाई हम बोल, सबके अंदर वो साहस होना चाहिए। देह लेके क्या करेंगे धरती पर, बोझा बना के रखने से कोनो फायदा है? उसका यूज कीजिए। चलो आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, इस अवतल दर्पण को है ना अपसारी दर्पण भी कहते हैं और अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये अपसारी दर्पण भी है और अभिसारी दर्पण भी है, ये दोनों है। ऐसा कैसे हो सकता है ना? अभिसारी और अपसारी स्टार्टिंग में समझाए थे। अपसारी कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी बिंदु से है ना किरणें बाहर की दिशा में निकलती हैं, है ना जी। किसी बिंदु सोर्स से जब किरणें बाहर की दिशा में निकलती हैं है ना और फैल जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम अपसारी कहते हैं, यानी अपसरित किरणें। इसको क्या कहेंगे? अपसरित किरणें चाहे अपसारी किरणें, फैलती हुई किरणें इनको कहा जाता है ना। ठीक है, लेकिन अभिसारी कहने का मतलब होता है जब किसी बिंदु पर किरणें क्या होती हैं, आकर के मिलती हैं। बहुत सारी किरणें जब बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये अभिसारी किरणें। क्या है ये? अभिसारी। वैसे ही दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण, ये अपसारी दर्पण भी। देखो ध्यान से हमारा बात सुनोगे ना, तो ना कॉपी में लिखने का जरूरत है और ना उसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, बस अब तक ब्रेन को आप लोग ओपन रखिए, बात हमारा ध्यान से सुनिएगा, वही एग्जाम के लिए फायदा करेगा। जितना हमारा बात कोई ध्यान से सुनेगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव यदि आपका 35 क्वेश्चन साइंस में आ रहा है तो 35 में से एक नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा विद्यार्थी इस बैच में अभी कोई नहीं मिला है। इसके पीछे वाले सेशन में ऐसे विद्यार्थी थे कि जो चीज हम पढ़ा देते थे डिट्टो उनको दिमाग में बैठ जाता था, जिम्मेदारी लेते थे पढ़ने का, है ना। इसके पीछे वाले बैच में ऐसे विद्यार्थी थे, लेकिन अभी के विद्यार्थी में नहीं है कोई, है ना। है लेकिन वो सब जो है थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, वो बनेगा, जब गिरेगा ना तो आ जाएगा। इसलिए उसमें हम कहीं कसर नहीं छोड़ते हैं, ये याद रखना, कसर हम कहीं नहीं छोड़ते। भरपूर बेइज्जती मिलेगा, भरपूर लातू जूता चप्पल कुछ मिल सकता है, पढ़ाई के क्षेत्र में नो मरोगा, है ना। इससे लाइफ आपकी बनेगी, आपके बाबूजी की भी नहीं बनेगी, है ना, हमारी बनेगी, है ना, आपके गांव की लाइफ बनेगी, लाइफ आपकी बनेगी, है ना। इसलिए हमारा जो काम है, इंजीनियर का काम है मशीन खराब है तो बना दे, है ना। हमारा काम है विद्यार्थी खराब है तो उसको ठोक ठाक के तैयार करें। सबका अपना अपना काम बांटा गया, तो काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बढ़िया से देते हैं, है ना। जो लोग परिचित नहीं होंगे वो लोग परिचित हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जितना हम हंसा के पढ़ाएंगे, जितना हम मतलब हंसते हैं क्लास में, उससे ज्यादा कहीं हम खतरनाक हैं पढ़ाई के मामले में। आज से नहीं है, ऐसे पता नहीं कब से है, ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखो अपसारी दर्पण कहोगे कि आखिर अवतल दर्पण मतलब अब किरणें कैसे फैल जाती है, और अभिसारी दर्पण यानी किरणें कैसे एक बिंदु पर आपतित हो जाती है। इसका मतलब यही ना हुआ। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अपसारी दर्पण भी क्यों कहते हैं, ऐसा समझ में। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो जो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को हमको खोल के थोड़ा सा दिखा देना। कल आप लोग केस पढ़े थे हेडलाइट वाला, पता है ना। हेडलाइट में क्या था, बॉल कहाँ रखे थे, फोकस पर, उससे किरणें निकल के दर्पण से टकरा के समानांतर हो जा रही है। तो किरणें कहाँ से निकल रही है, फोकस से। अब फोकस के बाद क्या हो रही है, समानांतर। किरणें कहाँ से निकल रही है, फोकस से।
यानी बिंदु से अब फैल जा रही है, ऐसा समझ में। एक उसी के थे कि अनंत से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें है ना, टकराने के बाद फोकस पर मिल जाती है, वही चीज है। ठीक है, यानी अपसारी दर्पण कहने का मतलब ये हुआ है ना कि जब किरणें, ये फोकस है और ये क्या है ना वक्रता केंद्र, तो जब किरणें फोकस से होकर के गुजरी, कहाँ से, फोकस, इसे देखिए ये फोकस है ना, यदि मान लीजिए किरणें फोकस से आई, फोकस से गुजरी, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि इधर से भी किरणें निकल रही हैं है ना ऐसे, तो ये भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, तो देखो निकल रहा है फोकस बिंदु से, निकल रहा है ना, एक बिंदु से निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला एरो मैच कराओ, ये वाला देखो, देख रहे हो ना, एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं, निकल करके क्या हो जा रहा है, समानांतर हो जा रहा है, फैल जा रहा है समझ में। यानी अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का भी काम करता है, प्रकाश को फैलाने का भी काम करता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अपसारी दर्पण होने के कारण इसका प्रयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। अपसारी क्यों, क्योंकि अपसारी दर्पण क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है, ठीक है। और वही अभिसारी दर्पण है तो यह किरणों को एक बिंदु पर आपतित भी कर देता है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणों को, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणों को क्या करता है ना, दर्पण से टकराने के बाद उसको एक बिंदु पर क्या कर देता है, मिला देता है ना। और जब एक बिंदु पर मिला देगा, यही कारण है इसकी, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी। ये क्वेश्चन आएगा, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना तो उसमें आएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो क्या होता है कि मुख्य के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद फोकस पर मिला देता है, यही कारण है कि अभिसारी दर्पण है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद फोकस पर मिला देता है ना। और दूसरा, फोकस से निकलने वाला प्रकाश का किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी। तो अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है, बात समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी और अवतल दर्पण या गोलीय, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियां, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियां, कौन सी, विभिन्न दूरियां। और दूसरा चिन्ह परिपाटी, क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चलो ये तो बात आप भली भांति जानते हैं, कल के क्लास में कि हमने देखा था कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा था, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा था, तो दोनों में हमने एक बात देखा था कि अवतल चाहे कोई भी दर्पण है, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, सबका ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जब प्रतिबिंब बन रहा था है ना, जब प्रतिबिंब बन रहा था तो क्या हो रहा था कि ऐसा देखने को मिल रहा था कि कभी प्रतिबिंब आगे बन रहा है दर्पण के, कभी दर्पण के पीछे बन रहा है ना, कभी दर्पण के पीछे बन रहा है। इसी प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों को समझने के लिए, विभिन्न स्थितियों को समझने के लिए एक परिपाटी का यूज करते हैं जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी, है समझ में। अब कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, है ना। अब मान लो कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये बात कैसे समझेंगे, इसलिए इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, चिन्ह परिपाटी। क्या, ये चिन्ह। दूसरा अवलोकन क्या किए थे, दूसरा अवलोकन किए थे ये है ना कि प्रतिबिंब जो है कभी वास्तविक बन रहा था, कभी काल्पनिक बन रहा था,
वास्तविक में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था और काल्पनिक में प्रतिबिंब सीधा बन रहा था। काल्पनिक में प्रतिबिंब सीधा बन रहा था। हम दोनों केस का कंडीशन देख रहे थे, ऐसा समझ में। तो ऊपर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे, है कि नहीं? मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। तो इनके स्थितियों को समझने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, ऐसा समझ में। जैसा कि आप लोग अभी पिछले क्लास में एक्स और वाई अक्ष पढ़े ना, उसी के आधार पर इसको हमको समझ। जैसे आप क्या देख रहे थे कि एक्स और वाई अक्ष जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, नाम क्या उसका? मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के एक तरफ प्लस, मूल बिंदु के एक तरफ माइनस, है ना। वाई एक्सिस पे मूल बिंदु के ऊपर प्लस, मूल बिंदु के नीचे एकदम एकदम उसी तरह, ऐसा समझ में। उसी तरह से कहानी है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो देखो ये दोनों पॉइंट जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण। किसका जी? अवतल दर्पण, है ना। इसी तरह से हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या था, ध्यान दीजिएगा कि ये है पोल, है ना, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी, वक्रता के। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पर, तो प्रतिबिंब मान लीजिए कि मतलब कहीं भी बनेगा तो अपोजिट बनेगा ना, उल्टा बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब सीधा भी बनता है कि नहीं जी, अवतल दर्पण के केस में, है ना, सीधा भी बनता है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से उत्तल दर्पण की बात हम करें, है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। ये देखो पोल है, ये, है ना, फोकस इधर हो गया, अब वक्रता केंद्र इधर। आपको बताए थे कि वस्तु इधर कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, यहाँ बनेगा ना। और ये कैसा बनेगा जी? काल्पनिक। और काल्पनिक को डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। देखो दोनों चित्र को ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसमें जो है हमको क्या मिलेगा? सबसे पहला बात ये हमको मिलेगा कि ए और बी वस्तु की ऊंचाई है। क्या है? वस्तु की ऊंचाई। लेकिन ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। कौन प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब है? हाँ। लेकिन यदि इसको ए डैश मान लें, है ना, ए डबल डैश मान ले, इसको बी डबल डैश मान ले, तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया? ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर गौर से देखें कि ये हो गया पी और सी। और आप बताइए पीसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। किससे यूज करते हैं? कैपिटल आर, है ना। और ये देखिए ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई है तो इसको एचओ कहते हैं। क्या? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो इसको एचआई कहते हैं। और ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो इसको एचआई कहते हैं। समझ आया? मान लेते हैं ये एचआई डैश है, ठीक है, एचआई डैश है। चलो पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? है ना, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इतना तक क्लियर हो गया? अब देखिए ये सी तक है। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना है कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि ये वस्तु बी, ये वस्तु कहाँ पर, किस पॉइंट पर रखा है? बी पर ना। तो पी से जब बी तक आप दूरी मापेंगे तो ये क्या बनेगा? इसको वस्तु दूरी कहते हैं और इसको यू से सूचित करते हैं। अब देखो प्रतिबिंब ये है, अब प्रतिबिंब ये है तो ये यहाँ से जहां बनेगा इसको भी से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात इसमें समझ। उसी सेम कहानी इसमें भी। मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब कितना है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई है ए बी, तो इसको क्या कहेंगे? एच ओ। क्या कहेंगे? एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो पोल से इसकी दूरी, इसको यू कहेंगे, ठीक है। ये देखो वस्तु, ये इमेज है ए डैश बी डैश, तो इसको दिखाएंगे, ये प्रतिबिंब दूरी है जिसको भी कहेंगे।
है ना, और ये फोकस है। तो फोकस तो आप लोग जानते ही हैं, किससे स्विच करते हैं, एस एफ से। और ये बात आपको पता ही है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या आर हो गया, और ये क्या बन गया, एच आई बन गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब स्टेटमेंट सुनिए। जितनी भी दूरियां होती है ना गोलीय दर्पण में, वो सब के सब ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से। जितनी भी दूरियां होंगी सबको हम कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। सबकी दूरियां कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। तो नोट है ना, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां, है ना, सभी दूरियां सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव यानी पी से मापी जाती है, पी से मापी जाती है। ये स्टेटमेंट आपके खोपड़ा में रहना चाहिए। ठीक है, जितना दूरी आप मापेंगे सब दूरी कहाँ से मापना है, पी से मापना है। सब दूरी पी से मापना। तो आइए समझते हैं, है ना। सब दूरी कहने का मतलब सबसे पहले हम मापेंगे वस्तु दूरी। क्या जी, वस्तु दूरी। अब बताइए वस्तु दूरी जो है ना, इसमें कौन है, वस्तु दूरी को देखिए ध्यान से, पी से मापिए, पी से कहा, बी तक। तो बोलो क्या हुआ, पी भी हुआ कि नहीं हुआ। और इसको किससे सूचित किया गया है, यू से। उसी तरह से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब में भी कौन सा प्रतिबिंब, तो वास्तविक। कौन सा जी, वास्तविक। तो बोलो वास्तविक कौन है, पी ए डैश। फिर देखो यही बात, पहले ए डैश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट। पी से कहा ए डैश, तो क्या कहेंगे, पी ए डैश। अब ये क्या बनेगा, भी बनेगा ना। देखो ये भी प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको भी हम मान लेंगे, मान लेते हैं कि यह भी डैश, क्या है, भी डैश है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी दूसरा है ना, प्रतिबिंब दूरी काल्पनिक। कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम किससे दिखाएंगे, देखो अब पी से है ना, पी ए डबल डैश, इसको भी डैश कर दिए। ठीक है, उसी तरह से अब बताओ कौन सा बचा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता बोलिए, पीसी। क्या कहेंगे, पीसी कहेंगे। तो बोलो पीसी क्या है, आर है। उसी तरह से फोकस दूरी है ना, तो बोलो फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, पीएफ है। तो इसको किससे दिखाएंगे, एफ से। इसको किससे दिखाएंगे, एफ से, स्मॉल एफ से। अब बोलो क्या बच गया, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया, एच आई, एच ओ, एच ओ बोलो, बी ए। एच ओ क्या है, बी ए है ना, पहले बी ए लिखेंगे, बी और ए। ये क्या हो गया, एच ओ हो गया। और बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई, कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब है, पहले वास्तविक लेते हैं ना, वास्तविक की ऊंचाई ए डैश बी डैश एच आई हो गया। और लेंगे ना, कौन सा, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक ले लेंगे, है ना। और काल्पनिक की ऊंचाई, हाँ, ए डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश यानी एच आई डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखो इतनी दूरियां, कितनी दूरियां हैं, ये रिश्तों की दूरियां नहीं है, ये फिजिक्स की दूरियां है। इसलिए आप लोग इसमें फिजिक्स की दूरियां लगाइएगा, रिश्तों की दूरियां नहीं लगाइए, है ना, कि सर जी नहीं पढ़ेंगे तो वो सर जी हमारा को ना मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए इस दूरियों को ध्यान से पढ़िएगा। समझ आ गया कौन कौन दूरी है, एकदम यह दूरी इसमें भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी है वस्तु दूरी। बोलो वस्तु दूरी क्या हो गया, पीबी, बोलो यू से। इसमें कौन सा, अब क्या आएगा, इसमें क्या था, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब। तो इसमें तो एक एक ना प्रतिबिंब है
ये कैसा है, काल्पनिक है, तो इसमें काल्पनिक क्या बनेगा, पीबी डैश, और ये हो जाएगा भी। और बोलो क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन है, पीसी, कितने के बराबर है, कैपिटल आर के। अब बताओ फोकस दूरी है, फोकस दूरी पी है, कितना होगा, स्मॉल है, ठीक है। और छोटा है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बोलो, है वस्तु की ऊंचाई ए बी, ए बी, ए बी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलो, ए डैश बी डैश, क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं है, इस पे तो एक एक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है, दोनों बात समझ गए, ठीक है। तो ये, लेकिन ये अभी अधूरा है, ये अभी पूरा नहीं है, पूरा इसको कौन करेगा, चिन्ह परिपाटी। चलिए आइए समझते, देखो चिन्ह परिपाटी में हमने आपको क्या कहा गया कि गोलीय दर्पण से, है ना, गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, है ना, कभी वास्तविक, है ना, कभी वास्तविक तो कभी, है ना, काल्पनिक बनता है, कभी काल्पनिक, तथा, है ना, कभी दर्पण के आगे, कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे, तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है ना। इन स्थितियों को समझने के लिए, इन स्थितियों को समझने के लिए एक परिपाटी का प्रयोग करते हैं, एक परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जिन्हें जिन्हें चिन्ह परिपाटी कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बात समझ में आ गया, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, समझ आ गया, तो यही है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। अब आइए समझते हैं, ये वो कैसे समझेंगे, सारा के समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये है चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण, हम कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, है ना, और ये क्या है, ध्रुव है, और ये है पी, है ना, सॉरी एफ, और ये सी, ठीक है। अब देखिए हमको ये देखना है कि जो इसका पोल है ना, पोल, है ना, यहाँ मान लेते हैं हम मूल बिंदु, क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु, गौर से देखो, यहाँ मान लेते हैं मूल बिंदु, और ये हो गया वाई अक्ष, क्या अक्ष, वाई, गौर से देखो, नीचे वाला वाई डैश, ये निगेटिव होता है ना, ये निगेटिव होता है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे निगेटिव, इसको लिख देंगे पॉजिटिव। उसी तरह से इधर बताइए एक्स, इधर एक्स डैश, तो बोलिए ये तो ओरिजिन बन गया ना, अब मान लिया पी क्या हो गया, ओरिजिन बन गया, 0,0, तो अब यहाँ पे गौर से देखिए एक्स डैश हो गया, तो ई बनेगा निगेटिव, आई बनेगा पॉजिटिव, गौर से देखो, ठीक है, बी बनेगा पॉजिटिव। अब हमने क्या किया है कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को किस दिशा में रखा है, माइनस वाले की दिशा में। अब यहाँ पर आपको समझ कि ये है मुख्य अक्ष, एक्स अक्ष क्या है जी, मुख्य अक्ष है ना। अब यहाँ आपको ये समझना है कि मुख्य अक्ष से ऊपर सभी, ऊपर मापी गई सभी दूरियां, ऊपर मापी गई सभी दूरियां किसमें लेते हैं, और प्लस में, सभी किसमें लेते हैं, प्लस में, है ना, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां किसमें लेते हैं, नेगेटिव, माइनस में। उसी तरह से दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मापी गई सभी दूरियां किसमें लेते हैं, प्लस में। उसी तरह से दर्पण के सामने मापी गई सभी दूरियां क्या लेते हैं, नेगेटिव, है समझ में, दर्पण के सामने मापी गई दूरियां नेगेटिव, इसी स्टेटमेंट को हमको लिख देना है, समझ में। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि मुख्य अक्ष के, क्या जी, अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई,
मापी गई सभी दूरियां, बोलिए क्या होती हैं? सभी दूरियां धनात्मक। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ? धनात्मक। सभी का पॉजिटिव कहने का मतलब धनात्मक, यानी पॉजिटिव होती है ना। सभी दूरियां धनात्मक होती है ना। दूसरा, मुख्य अक्ष के, बोलो ऊपर हो गया ना, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई, मापी गई, हाँ सभी दूरियां, हाँ ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है ना। तीसरा केस, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने ध्रुव से, कहा से? ध्रुव से मापी गई, मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। देखो तो वीडियो चल रहा है जी। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है ना। और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मापी गई, मापी गई सभी दूरियां, हाँ सभी दूरियां धनात्मक। स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? धनात्मक होती। अभी बात दिमाग में घुस गया, तब आप लोग बताएंगे ना इसमें कौन प्लस है कौन माइनस है, होगा कि नहीं होगा? है? अब ये हो गया चिन्ह परिपाटी के हिसाब, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव माने कौन चीज? धनात्मक। क्या जी? धनात्मक, है ना। और निगेटिव माने कौन सी? ऋणात्मक। निगेटिव माने ऋणात्मक, है समझ में? निगेटिव माने ऋणात्मक, ठीक है। निगेटिव माने ऋणात्मक, एकदम आप लोग बेहतर तरीका से समझिए, है ना। अब आप तो बता ही सकते हैं कि कौन प्लस है कौन माइनस है। बताइए, वस्तु दूरी यू को क्या कहेंगे? देखो ऋणात्मक, क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? माइनस। माइनस लगना चाहिए ना, इसके आगे माइनस। बोलो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कौन है? वास्तविक है ना। तो वास्तविक है तो देखो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने माइनस, हाँ दर्पण के सामने देखो क्या लिखा है? मुख्य अक्ष के ऊपर, यहाँ पे देखो दर्पण के सामने ध्रुव से मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती, ठीक है। उसी तरह से प्रतिबिंब दूरी काल्पनिक, दर्पण के पीछे मापी गई सभी दूरियां प्लस, वक्रता त्रिज्या माइनस, फोकस दूरी माइनस। याद रखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, समझ में गया? क्योंकि यह वास्तविक फोकस होता है। चलो उसी तरह वक्रता त्रिज्या भी जब फोकस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई ऊपर है प्लस में, प्रतिबिंब की वास्तविक ऊंचाई माइनस, है ना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की काल्पनिक ऊंचाई प्लस, समझ आया? है? चलो इसी तरह से ये भी क्या बनेगा? माइनस, यानी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी प्लस, दर्पण के पीछे है ना प्लस, वक्रता त्रिज्या प्लस, देख लो दर्पण के पीछे, है ना। फोकस दूरी प्लस, वस्तु की ऊंचाई प्लस, ऊपर है, ऊपर है ना। और प्रतिबिंब ऊंचाई ये भी प्लस। इसमें कौन सी माइनस है जी? एक वही है बस। इसमें देखो बहुत सारा है ना। स्टेटमेंट याद रहेगा ना। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, दर्पण के सामने ऋणात्मक, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे धनात्मक, दर्पण के पीछे धनात्मक। समझ आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए अब इस पर थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नोट। नोट ये लिखते हैं कि अवतल दर्पण, है ना, की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ हमेशा, हमेशा ऋणात्मक, क्या जी? ऋणात्मक होती, लेकिन, है ना, लेकिन उत्तल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा, हमेशा धनात्मक होती है, समझ में? हमेशा धनात्मक होती। ये स्टेटमेंट यहां से निकल गया, ठीक है।
और एक स्टेटमेंट क्या निकल रहा है ना, दर्पण के सामने मापी गई वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या हमेशा के हमेशा कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अगला नोट क्या आएगा कि अगला नोट इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण, दर्पण के सामने, सामने रखी है ना, है ना, सामने मापी गई वस्तु दूरी, है ना, सामने मापी गई वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ऐसा समझ में, हमेशा ऋणात्मक, समझा गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए खेला। तो एक को बताए हैं, हमारा बैठो, हमारा क्वेश्चन क्या था, बैठो, हमारा क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण को अभिसारी और अपसारी दोनों करते हैं। हमारा सवाल ये है ना, उत्तल दर्पण तो हमेशा अभिसारी होबे करता है ना, उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, अपसारी होता है, उसमें अभिसारी का केस में नहीं बनता है, ऐसा समझ में। हमारा क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण को अभिसारी और अपसारी दोनों कहते हैं, क्यों कहते हैं, समझा गया। बाकी हमने इस छोड़ दिया कि जब क्वेश्चन आएगा ना तो उस पर जो है हमने टाल दिया, हर चीज बताने की सबका जगह है ना, कहाँ क्या बताना है, समझा गया, ये दिक्कत है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, हाँ ये सब नोट कर लीजिए, हेडिंग डालना है, सबसे पहले आप ये लिखिए चिन्ह परिपाटी, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद से ये बनाइएगा विभिन्न दूरियां, और इसके बाद ये नोट लिख लीजिए, ठीक है। और एक टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, आज ही खत्म करेंगे क्योंकि इसका कल ना संडे कैंसिल नहीं हुआ जी, संडे को चला गया। हाँ चलिए इसे नोट कर लीजिए, जो ये सीख गया उसको लेंथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फटाफट नोट कर लो। अरे थोड़ा सा मुंडी हटाओ, मुंडी हटाओ, थोड़ा सा तुम लोग सर नीचे कर लो, तो सर नीचे करो, नीचे करो जी, पूरा नीचे करो, पूरा नीचे, और थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है ठीक है। क्या टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से सुने, है ना, गोलीय दर्पण के, क्या जी, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, कौन, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी f में संबंध, क्या संबंध है देखिए, है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, और ये क्या है जी, फोकस है, और ये C है, यहाँ से यहाँ तक R होता है, और यहाँ से यहाँ तक F होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से जानना है ये ना कि ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को भी यदि हम गौर से देखें, है ना, तो ये पोल हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, R, और ये कौन सा दूरी है, F, है ना। तो दोनों के केस में याद रखना है ना, गोलीय दर्पण में, है ना, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
यानी इसका कहने का मतलब ये है F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 है, समझ में। चाहे बोले तो लिख सकते हैं, है ना। क्या जी, गोलीय दर्पण में, चाहे गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी है, समझ में। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। दूरी का मात्रक कुछ न कुछ होता है, मीटर सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। तो इसको हम इकाई में मेजर करेंगे, किसमें जी, इकाई में। यानी R भी इकाई में मेजर करना पड़ेगा और F भी इकाई में मेजर करना पड़ेगा, है, समझ में। तो ये हो गया संबंध। क्या संबंध हो गया कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, और गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यदि मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया जाए, यदि मान लीजिए फोकस दूरी आपको दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, तो बोलो R कितना होगा जी, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2F के क्या होता है, बराबर होता है। तो F रख के इसको गुणा कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपको दे दे R बराबर 20 सेंटीमीटर, तो F बोलो कितना होगा, है। तो F कैसे निकालेंगे, तो R बराबर F निकालना है ना, तो F बराबर R/2, तो R कितना है 20/2 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, समझ में। तो इस तरह से यदि F 10 सेंटीमीटर है ना, तो R कितना होगा, इसके लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चूंकि इतना जानते हैं और इसमें हम इतना जानते हैं, तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, समझ में आ गया। नोट करिए इसको जल्दी से। हाँ जी, Doon tayo ang tanong. Sige, tayo. 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 Tayo.